वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और आज का जो ये सेगमेंट हमारा दूसरा होता है, इसकी नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। जैसे मैं ये बार बार बात दोहराता हूँ कि पूरे हफ्ते में हम कोशिश होती है कि सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करें। मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह यहाँ पर उनको मदऊ करते हैं और फिर उनसे गुफ्तगू होती है आपके मसाइल के हवाले से। ताहम ये जो हमारा जुमे का रोज़ है और दूसरा सेगमेंट है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें। पिछले हफ्ते बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई, ख़ास तौर पे नशे का जो बढ़ता हुआ रुझान है नौजवानों में, ख़ास तौर पर उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। और इस सिलसिले में डॉक्टर शफीक यासीन और उनका हॉस्पिटल जो है यासीन नफ्सियाती हस्पताल, वो क्या काम कर रहा है उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। इस वक्त हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं और ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनको सबसे पहले वेलकम करूँगा और उसके बाद आपकी नफ्सियात के हवाले से जो मसाइल हैं, मामलात हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। तो डॉक्टर साहब को सबसे पहले वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए हमें। Thank you for having me, Yasir. Thank you. गुड टू सी यू आफ्टर वाइल डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे थे, ख़ास तौर पे बच्चों की नफ्सियात के हवाले से अब मामलात बहुत ज़्यादा सामने आना शुरू हो गए हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। और अब जिस तरह के मामलात हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और जब ऐसी सूरत हाल हो तो बहुत ज़्यादा नौजवान कन्फ्यूज़ हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो कि उनको कैसे कॉन्फिडेंस दिलाया जाए, कैसे उनके अंदर ये जो ख़ुद एतमादी है इसको बहाल किया जाए। ये बड़ा ज़रूरी होता है और इसमें बच्चों में बहुत हद दर्जे इसमें कमी नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा ज़रा इस मामले पर गुफ्तगू की जाए कि कैसे इसको बहाल किया जा सकता है। ये आज का मौजूद गुफ्तगू है, ज़रा फरमाइएगा। देखिए, जब बच्चा एक पैदा होता है तो डेफिनेटली वो उसके अंदर वो खामियां नहीं होती जो बाद में आस्ते आस्ते हमारे एनवायरनमेंट में जैसे जैसे वो बढ़ता है वो नज़र आती हैं। जी। अ, होता यह है कि जहाँ तरबियत है बच्चे की, जहाँ माँ बाप बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, स्कूलिंग जब बच्चे की शुरू होती है वहाँ पर बच्चा स्कूलिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको कितनी असिस्टेंस मिल रही है, क्या उसकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ हैं माँ बाप के हवाले से कि वो क्या बैलेंस लेके चल रहे हैं, जी। ये सब बड़ी ज़रूरी होती है। बच्चों की इमोशनल अटैचमेंट और बच्चों की जो बच्चों को प्यार जो मिलता है माँ बाप से, टीचर जी। से, वो बच्चे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस पैदा करता है। और साथ साथ जो है ना सही डायरेक्शन कि उनको क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, ओवरबर्डन भी नहीं करना, लेकिन ये ना हो कि वो ज़्यादा स्पॉइल्ड भी हो, एक बैलेंस ज़रूरी है। देखा ये जा रहा है ना आजकल यासिर के बच्चों को वो अटेंशन शायद नहीं मिल रही, वो तरबियत नहीं मिल रही, और उसमें कसूर जो है कुछ कुछ हमारी सोसाइटी का है कि माँ बाप दोनों को शायद ज़्यादा बर्डन है, काम पे जाने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं। जी। लेकिन साथ साथ ये भी हो रहा है कि सोशल मीडिया है, स्क्रीन टाइम है, टीवी है, टेलीविज़न या फिर मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन्स, इस पे बच्चों की तवज्जो जो है ना ज़्यादा बढ़ गई है। माँ बाप भी रिलीफ़ फ़ील करते हैं जब बच्चा जो है ना खामोशी से बैठा है कोने में मोबाइल यूज़ कर रहा हो, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बड़े ही ख़तरनाक होते हैं। बच्चा जो है ना फिर वो कई चीज़ें सीखता है जो गलत भी होती हैं, और दूसरा ये कि उसकी अटेंशन एंड कंसंट्रेशन जो है ना उस पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। जब फोकस नहीं कर सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता, तो उसकी पढ़ाई पे तवज्जो हटती है, उसकी मेमोरी पे इफेक्ट्स आते हैं, और फिर उसकी वजह से जो है ना एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चे की अफेक्ट होती है। बिल्कुल। ये देखा है बहुत के बच्चे इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको याद नहीं रहती चीज़ें, और मेमोरी की शिकायत लेके बहुत माँ बाप आते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूलों में जा रहा है लेकिन उसको उसको चीज़ें याद नहीं होती, वो अच्छे रिजल्ट्स लेके नहीं आ रहा। जी। बात ये कि बहुत कॉमन चीज़ें जो कॉमन सेंस से ताल्लुक़ रखती हैं, वो चीज़ें हम उससे दूर होते जा रहे हैं। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, यहाँ पर 5-6 बजते हैं, ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया है, दुकानें बंद हो गई। और हेलो, आवाज़ आ रही है? जी। जी, आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब। जी, जी। अच्छा, तो यहाँ पर ये कि ये लोग जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, सुबह-सुबह जल्दी उठते हैं, फ्रेश माइंड के साथ,
प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पाकिस्तान में जो हो ये रहा है कि देर देर तक जागते हैं बच्चे, और रात को जो है ना स्लीप जो है ना वो अफेक्ट होती है, सुबह वो फ्रेश माइंड के साथ नहीं उठते हैं, स्कूल जाते हैं तो वो गनूदगी में होते हैं, एनर्जी लेवल्स उनके लो होते हैं, कई दफ़ा ब्रेकफास्ट प्रॉपर करके नहीं जाते हैं। लेकिन अच्छी नींद है, अच्छा खाना है, ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आधा घंटा इससे ऊपर नहीं, वो भी अंडर सुपरविजन। कई दफ़ा 1 घंटा भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ तो घंटों बैठे रहते हैं बच्चे स्क्रीन के ऊपर और टेलीविज़न के ऊपर और टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी डेट्रीमेंटल हैं। फिर आगे आगे इसके असरात जो है ना और नेगेटिव हो जाते हैं जब मामला हाथ से बिल्कुल निकल जाता है, जब वो प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, जब वो वैसे ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही होती है, फिर वो इस सोहबत में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं सब्सटेंस अब्यूज़ या नशे की तरफ उनका रुझान चले आता है, तो वो पूरी ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। तो बिल्कुल। ये जो है बड़ा ही समझने की ज़रूरत है, उस ओके, पर बड़े एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, डिस्कशन जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर मैंने लेनी है और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे तो फिर इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और डॉक्टर शफीक यासीन हमारे साथ मौजूद थे स्काइप के ज़रिए। उनको दोबारा से हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स थैंक्स जी डॉक्टर साहब, अब नौजवानों के मसाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा जो सवालात आ रहे हैं उसमें एनजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं और उसके बाद फिर वो मेडिकेशन की तरफ जाते हैं और ख़ुद से आपको पता है कि यहाँ तो ओवर द काउंटर हर चीज़ अवेलेबल है, वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और वो फिर एडिक्शन की तरफ आ जाती है बात। अब उसकी वजह से जो है मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाता है? ऐसी सूरत में क्या कोई ट्रीटमेंट है? ये जो जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मेडिसिन के ऊपर हो गई है, इसको क्या कम किया जा सकता है और क्या इतना आसान हो सकता है? ये ज़रा मैं चाहूँगा इस पर बात हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यासिर। देखिए, नौजवानों में क्यों जो है एनजाइटी डिप्रेशन बढ़ रहा है, पहला तो सवाल ये है। वजह यह है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हमारे आसपास जो इश्यूज हैं जी वो बढ़ते जा रहे जी हैं। इन जी टर्म्स हम बात कर रहे हैं स्कूलिंग की, एजुकेशन की, हम बात कर रहे हैं पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की, उनके डिसिप्लिन की, उनकी तरबियत की, और उनको कहाँ से स्ट्रेसेस आ रहे हैं जहाँ पे वो डील नहीं कर सक रहे हैं आजकल के प्रॉब्लम्स को, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए उसका डायरेक्ट ताल्लुक एनवायरनमेंट से, तरबियत से है। इसलिए कि जहाँ पर पीछे कोई ना कोई मेंटोर होना ज़रूरी होता है। बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, जब वो बढ़ रहे होते हैं आस्ते आस्ते, तो बच्चों से जब से पूछा नहीं जाएगा, बच्चे बेटे आपको क्या प्रॉब्लम है, आज क्यों फ्रस्ट्रेट लग रहे हो, आज परेशान क्यों लग रहे हो, स्कूल से आए हो, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। कई दफ़ा बच्चों को बुलिंग होते हैं, बुलिंग के इश्यूज होते हैं, बच्चे अपने एकेडमिक प्रेशर को फेस नहीं कर सक रहे होते हैं, उसको डील नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बच्चा जब बढ़ रहा होता है आस्ते आस्ते, तो उसके अंदर एंजाइटी आस्ते आस्ते बढ़ती है, डिप्रेशन आस्ते आस्ते बढ़ता है। ये एक दिन में नहीं होता, ये एक हफ्ते में नहीं होता है, जी ये ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत से मल्टीपल ऐसे पीरियड आते हैं जब वो लगता है कि वो हार गया है, वो अब वो जो है ना पीछे रह गया है, वो दूसरों के मुकाबले में जो है ना सफ़र कर रहा है और उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो उसके अंदर एप्रीहेंशन आती है फ्यूचर को, मैं ये चीज़ें कैसे फेस करूँगा, जी मैं ये जो मैं ये चीज़ें अब नहीं कर सक रहा हूँ तो आगे कैसे करूँगा। तो वो उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। जब उसका कॉन्फिडेंस टूटता है तो उसके अंदर फिर नेगेटिव थॉट्स आती हैं, नेगेटिव सोचें आती हैं, वो जी डिप्रेशन में जाता है, मायूसी में जाता है, और फिर एंड में क्या होता है कि वो सोचता है कि हाँ मैं कुछ दवाइयाँ लूँ ताकि मेरी एंजाइटी तो रिलीव हो जाए। जी वो फार्मेसी चले आता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटेड दवाइयाँ जो है वो ईजिली डिस्पेंस हो रही हैं। जहाँ वो कहता है मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, तो वहाँ पे उनको एल्प्राजोलैम या कोई इस तरह की दवाइयाँ दे देते हैं जिससे एंजाइटी उस वक्त तो रिलीफ हो जाती है, लेकिन वो उसके एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं फिर। तो उसका क्या तरीका कार है? एक तो ये कि हमें पहले तो उस लेवल पे बच्चे को लेके नहीं आना है कि वो इतना एंजाइटी में आए कि उसको ये सूरत हाल पे, मतलब उस पोजीशन पे आना पड़े कि वो जाके फार्मेसी में जाके इस तरह की दवाइयों का तकाजा करे। बिल्कुल ठीक और है।
तो जब उसको सपोर्ट अच्छी मिलेगी, अपने पेरेंट्स से मिलेगी, अपने टीचर से मिलेगी, अपने कोलीग से मिलेगी, अपने बड़ों से मिलेगी, तो वो उसकी एंजाइटी बेहतर होगी, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा डेवलप होगा, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, चांसेस कम हो जाएंगे बहुत हम्म, ज़्यादा। एक तो ये बिल्कुल ठीक। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये एजुकेट किया जाए किस तरह की दवाइयों से एडिक्शन होता है, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होती हैं। फिर ये गवर्नमेंट का काम भी है, ऊपर के लेवल का अथॉरिटी का काम भी है कि ये दवाइयाँ रेगुलेटेड हो, हाईली रेगुलेटेड है, हम्म, और ये फार्मेसी से डिस्पेंसिंग इनकी बंद हो जाए कम्प्लीटली, क्योंकि आम विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ये दवाइयाँ नहीं मिलनी चाहिए आम बिल्कुल। पब्लिक को। जब इनको मिल रही हैं तो डेफिनेटली वो अब्यूज हो रही हैं, जी। और उसके जो एडिक्शन बढ़ रहा है। हम्म, अब अंदर जिगर में, गुर्दों में, दूसरे ऑर्गन्स में क्या डैमेजिंग इफेक्ट्स उसके आ रहे हैं, हम्म, ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और बिल्कुल। ये ना समझते हुए एक आम पब्लिक जो है, खास तौर में नौजवान, ये दवाइयाँ ले लेती हैं, और बाद में जब साइकाट्रिस्ट के पास एक पॉइंट पे किसी और डॉक्टर के पास, तो कई दफ़ा जो है ना, वो ना सिर्फ इस एडिक्शन का शिकार हो चुके होते हैं, बल्कि देखा जाए तो उनके ऑर्गन जो हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, हम्म, लिवर है या गुर्दे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल ठीक। आई बिलीव कि उसका तरीक़ाकार है, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये कि रूट कॉज पे उसको ट्रीट किया जाए। हम्म, हम्म, ये हो कि प्रॉब्लम हो गई है और फिर जाके उस एडिक्शन को ट्रीट किया जाए। देखिए, एडिक्शन का ट्रीटमेंट तो है। ठीक है। इफ दे विल कम टू अ साइकाइट्रिस्ट, वो डिटॉक्स के थ्रू जाएगा, या तो एडमिशन हम्म, की जरूरत पड़ेगी अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एडिक्शन है, या फिर हो सकता है कि वो एज एन आउट पेशेंट 2 से 3 हफ्ते के डिटॉक्स के थ्रू उस हम्म, प्रॉब्लम से डील कर सके। कभी कभी 2-3 महीने भी लग जाते हैं एडिक्शन को डील करने में। हम्म, लेकिन आई बिलीव कि उसका बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें राइट। इसको प्रिवेंट करना है, उस पोजीशन में लेके नहीं आना नौजवान को कि वो एडिक्शन के ट्रीटमेंट थ्रू ढूंढता फिरे बेचारा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्वेश्चंस कुछ आ रहे थे, तो एक क्वेश्चन ये भी आया कि अक्सर ये देखा गया है कि रिहैबिलिटेशन जो है वो लास्ट नहीं करती। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, और फिर से दोबारा से फिर वही सारा प्रोसेस ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ये किन केसेस के अंदर होता है, और क्यों ऐसा होता है कि पेशेंट निकल के जाता है, डिटॉक्स भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद दोबारा से उस तरफ आ जाता है? इसकी अमूमन क्या वजूहत बनती है? आपकी केस स्टडी में क्या आया है कि किन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, और क्यों ऐसा होता है? आखिर मैं चाहूँगा ज़रा इसका भी जवाब दीजिए। देखिए, एडिक्शन हमेशा अकेले नहीं आता। अभी हम थोड़ी बात पहले जो कह रहे थे ना कि एडिक्शन की कई दफ़ा ओरिजिन होती है इमोशनल इशू, एंजाइटी और डिप्रेशन, राइट। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, अंदर अंदर गुस्सा। अब कई दफ़ा पेशेंट को जब लेके आते हैं फैमिली, तो होता ये कि पेशेंट जो है ना, अंदर अंदर बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसके अंदर अंदर फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, रंजिश होती है, सोच होती है कि मुझे जो है ना ये चीज़ें नहीं मिली। देखिए, मटेरियलिज्म जो है ना वो सब चीज़ों को कवर नहीं कर सकता। एक बच्चे बिल्कुल। को अगर टीवी दे दिया जाए, अच्छा मोबाइल दे दिया जाए, लैपटॉप दे दिया जाए, और उनको टाइम ना दिया जाए, तो ये उसकी रिप्लेसमेंट, प्यार की रिप्लेसमेंट नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, पेशेंट को लेके आते हैं जो ऑलरेडी एडिक्ट हो चुका है, तो मैंने ये देखा कि फैमिली चाहती है कि पेशेंट नशा छोड़ दे, लेकिन कई दफा पेशेंट तो कह रहा होता है फेस पे कि हाँ मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, अंदर से वो मोटिवेटेड नहीं होता। यस। So, वो फैमिली की खुशी के लिए एग्री कर रहा होता है। और ये वो केसेस हैं जहाँ पर आप डिटॉक्स तो कर देते हैं, और पेशेंट की फिजिकल तलब जो है वो ख़त्म हो जाती है, और वो नशे के बगैर रह भी सकता है। लेकिन जब वो वापस उस एनवायरनमेंट में जाता है, फिर वही प्रॉब्लम्स जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स है कि माँ बाप अपने अपने कामों में लग जाते हैं, बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें, उन पर प्रेशर वही होता है, वो उसी एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे उनके वही दोस्त होते हैं जो नशा कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें उनको वापस नशे की तरफ ले जाती है, बिल्कुल और ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें रूट कॉज को ट्रीट करना है। हमें जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि सिर्फ ये नहीं कि एडिक्शन को ट्रीट करें या डिटॉक्स करें, हमें उनके इमोशनल इश्यूज देखने हैं। अभी एक लड़का हमारे पास एडमिट है एज वी जी, जी। स्पीक में, और मैं यहाँ से वीडियो से रोज उसको देखता हूँ। उसका मेन प्रॉब्लम एडिक्शन नहीं है, सरफेस पे तो उसका प्रॉब्लम एडिक्शन है। ठीक है। मेन प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि वो सिबलिंग्स में उसको लगा कि उसको अलग तरह से ट्रीट किया गया है, आई उसको सी। वो प्यार नहीं मिला जो वो समझता है कि जो दूसरे बच्चों को मिला है,
उसको हाँ हर चीज़ मिली है, उसको गाड़ी मिली है, उसको अच्छी हम्म। फंडिंग मिली है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके, उसको हम्म। अपना कमरा मिला है जिसमें वो रहता है, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम्म। जो जो आप समझता है कि मुझे प्यार माँ बाप से नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, या वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। हम्म। जब हम्म। तक वो डील नहीं करेंगे, उसकी उसकी रिलेशनशिप अपने माँ बाप से बेहतर नहीं बनाएंगे, साइकोलॉजिकली उसको डील नहीं करेंगे, हम्म। तो वो उसी एनवायरनमेंट वापस जाएगा, फिर उसके अंदर वही कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, दिमाग के अंदर परेशानी की सोचें आती रहेंगी, और वो फिर ना कहीं एडिक्शन में वापस जाएगा। हम्म। अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मेरा मेन एम यही है कि उसके इमोशनल इश्यूज को पहले डील किया जाए, साथ साथ फिजिकल डिटॉक्स तो चल रहा है उसका, हम्म। ताकि वो जब जाए तो कम से कम वो अंदर से मुतमईन हो, उसके माँ बाप को भी साथ साथ जो है ना काउंसल किया जाए कि किस हम्म। तरह से बच्चे के साथ रहना है, किस तरह से ट्रीट करना है, कितनी सपोर्ट देनी है, ताकि वो गैप्स जो हैं वो भर जाएं, बिल्कुल जो बिल्कुल। कम्युनिकेशन गैप्स हैं वो बेहतर होने ज़रूरी हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ये होती है प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो दोबारा से इन तमाम चीज़ों की तरफ चला जाता है अक्सर केसेस के अंदर। आपने बिल्कुल ठीक इसको पॉइंट आउट किया और ये समझने की बात है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन एक आया था ख़ासतौर पे फीमेल्स के हवाले से, और वो यही कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हुए, फिर वो हाइपर एग्रेशन के अंदर चेंज हो गए और एग्रेशन की वजह से फिर वो सीरियस डैमेजेस होने शुरू हो गए और फिर सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो गए, लेकिन उसको इनिशियली जो है वो डायग्नोस नहीं किया गया। अब ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है कि वो ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी बात हो जाए, फीमेल्स इन पर्टिकुलर। फीमेल्स इन पर्टिकुलर, देखिए फीमेल हार्मोन इम्बैलेंसेस को मैं डिनाई नहीं कर रहा किसी तरह से, हम्म। वो होती हैं। और उस टाइम पे जो ना पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, या हम्म। फिर उस टाइम में एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन का बढ़ना बहुत कॉमन है, हम्म। और ये अंडर डायग्नोज भी है, हम्म। अंडर ट्रीटेड भी है। हम्म। तो एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगेन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम्म। जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पर उसको असेस करना, हम्म। उसको मैनेज करना। और लो डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट कैन बी हेल्पफुल, क्योंकि कई केसेस में कहते हैं अराउंड 30 to 40% केसेस में जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस आती हैं, वहाँ पर डिप्रेशन इज अ कोमॉर्बिड, या हम्म। उसके साथ एसोसिएटेड होता है। और बिल्कुल। एंटी डिप्रेसेंट कैन लिफ्ट मूड, कैन रिड्यूस एंजाइटी, हम्म। उसकी उदासी को कम कर सकता है, चिड़चिड़ेपन को कम कर सकता है, घबराहट परेशानी को कम कर सकता है, और हम्म। ओवरऑल वो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आगे जाके प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, जी। और फिर वो जाके रिलेशनशिप पे इफेक्ट्स करती हैं, हम्म। और आगे जाके कॉम्प्लिकेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, बायो साइको सोशल हो जाती है, कि साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स पे जाके जो ना बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हम्म। उसका होता है। तो शुरू में ही उसको आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी है उस एज बिल्कुल। में। तो ये ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं जो कि हम्म। फीमेल यंग एज लड़कियों का इलाज करती हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि साइकोलॉजिकल पहले तो ये कि हार्मोनल अगर इम्बैलेंसेस हैं तो उसको करेक्शन, अगर हम्म। उससे ठीक नहीं हो रही तो साइकोलॉजिकल उसका असेसमेंट और हम्म। उनकी ट्रीटमेंट पूरी होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है, जैसे अभी आपने कहा ना आपके पास तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ बहुत सारे यहाँ पर अब सेंटर्स जो है वो मशरूम ग्रोथ जो है वो हो रही है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से आपको पता है कि हॉस्पिटल्स और मुख्तलिफ सेंटर्स जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है आपके पास जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से भी लोगों को पता चले ना कि फ़र्क होता क्या है कि सही तरह से ट्रीटमेंट और एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो फिर किस तरह ट्रीट किया जाता है और क्या फ़र्क है इन सेंटर्स के अंदर और आपके पास जो ट्रीटमेंट साल साल चल रही है उसमें? जी। जी देखिए, ये बात बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने यासिर, और इट्स अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में कराची में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इस वक्त बहुत से ऐसे सेंटर्स खुल गए हैं जहाँ पर दूर की बात है कि अच्छा साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल हो, वहाँ पे तो डॉक्टर्स तक अवेलेबल नहीं है। जी। अच्छा, उन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बना तो लिए हैं, लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली
जिस तरह से वहाँ इलाज हो रहा है वो मैं बयान नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, पेशेंट्स आते हैं मेरे पास बाद में घूम के और उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, बांधा जाता है उनको। फिजिकल ट्रीटमेंट उनको सही से नहीं दिया जाता, दवाइयाँ उनको सही से प्रोवाइड नहीं की जाती, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। रिहेबिलिटेशन का मतलब यही है कि उनको प्रॉपर रिहैब, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, उनको अच्छी साइकोथेरेपी दी जाए, उनको अच्छी काउंसलिंग दी जाए, उनको समझाया जाए, उनको काउंसिल किया जाए। अच्छा, मसला ये है कि सिर्फ नाम से, और कई दफ़ा तो लिखे होते हैं कि ये साइकियाट्रिस्ट यहाँ आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो साइकियाट्रिस्ट कभी वहाँ आए ही नहीं होते। ये हो सकता है कि महीने में एक दफ़ा चक्कर लगा के चले जाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो ज़रूर समझना चाहिए जो लोग इन सेंटर्स में जाते हैं कि वो पूछें कि वहाँ कौन से क्लिनिशियंस हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है, यस। कहाँ से पढ़ा है, अच्छा ट्रेनिंग कहाँ से ली है, और कितने अरसे का उनका तजर्बा है। और ज़रूर पेशेंट से जाके मिलें, उनसे पूछें कि उनको एक्चुअली ट्रीटमेंट मिल क्या रही है। एग्जैक्टली। आप छोड़ के आ जाएं ये सोच के ये एक पेशेंट है जो हमारे घर में मारधाड़ कर रहा था, या गुस्सा कर रहा था, या नशा कर रहा था, या हमें उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। देखिए वो इंसान है, वो और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई जगह पे जानवरों से बुरा सलूक होता जी जी। है। आप छोड़ के चले आते हैं ऐसे लोगों को, और वहाँ पर ना सिर्फ ये कि उनको सलूक बुरा मिलता है, वहाँ डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत। डिटॉक्स के नाम पे जो सेंटर्स बने हैं और चल रहे हैं, वहाँ प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं दिया जाता। और ये जो नशे की जो तलब होती है और उसकी जो उसको छोड़ने का तरीका होता है, उसमें अगर प्रॉपर मेडिकेशन नहीं दी जाए तो उसमें मरने का रिस्क होता है पेशेंट के, बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये सीरियस ट्रीटमेंट है, ये ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है इसको कि आप सोचे कि आराम से हो जाता है। कई लोग तो सोचते हैं कि घर कमरे में बंद कर देंगे 2-3 हफ्ते के लिए पेशेंट को, उसको कोई नशा नहीं मिलेगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मोर्टेलिटी रेट कैन बी एज हाई एज 17 to 20%। जी। मतलब ये 100 में से 20 या 10 में से 1 से 2 की डेथ हो सकती है, और ये काफ़ी बड़ी परसेंटेज बिल्कुल है। बिल्कुल। को सीरियस लेना ज़रूरी होता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा आम पब्लिक को कि हाँ, वो ज़रूर उन सेंटर्स में जाके चेक करें कि वो क्या फैसिलिटी हैं, क्या कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे फीडबैक लें अपने पेशेंट के बारे में कि बिल्कुल। उनको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या काउंसलिंग मिल रही है, क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो वो फिर उनको अंदाज़ा होगा कि हाँ, ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि नहीं है। मुझे ये जी तो कहा जाता है कि हम 15,000 रुपए में महीने में दाखिला करा लेते हैं। मेरा सवाल ये होता है वो प्राइस इंस्टीट्यूट्स में, तो बात ये है कि आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, यहाँ से 3 वक्त का खाना पीना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, दिन में 700-800 रुपए से कम का खर्चा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। एक वैसे ही हिसाब लगा लें तो 21 से 25,000 रुपए तो खाने पीने पे खर्च हो जाता है एक जी इंसान के। जी। तो वही कहते हैं कि 15,000 में वो ट्रीट भी कर रहे हैं, वो खाना पीना भी दे रहे हैं, वो दवाइयाँ भी दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हो रहा है। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अनलेस कि जी। कोई गवर्नमेंट फंडिंग या किसी जगह से फंडिंग आ रही हो। बिल्कुल। और जगह पे मैं समझता हूँ कि फंडिंग हमें अवेलेबल नहीं है। वो ज़रूर फंडिंग अवेलेबल है जहाँ पे लोगों को फ्री खाना पीना मिल रहा है, फुटपाथ उन्होंने घेरे हुए हैं और लोगों को इजीली खाना मिल जाता है, जो कि शायद लेबर तबका हो, जो कि मजदूरी करके कमा सकता है। लेकिन जो मेंटली इल पेशेंट है, जो बेचारे दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है या नशे के पेशेंट है, उनको ये फैसिलिटीज़ के लिए फंडिंग नहीं आ रही है। और बिल्कुल ये ठीक। बहुत अलमिया है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये वो पेशेंट्स हैं, ये वो लोग हैं जो मेहनत करके भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, अब एक और चीज़ मैं ज़रा चाहता हूँ, एक फेयर कंपैरिजन भी हो जाए। आपने पूरी दुनिया में केसेस देखे हैं और ट्रीट किया है, अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। वो ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो किसी न किसी क्राइम की तरफ चले जाते हैं, वो ज़्यादा टिल्ट हो जाते हैं, फिर उनको भेजा जाता है ऐसे सेंटर्स में जहाँ पर उनको ट्रीट किया जाता है, उनकी साइकी के ऊपर काम किया जाता है, और फिर वो जब बाहर निकलते हैं वहाँ से तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं सिस्टम के लिए, और अपना एक रोल भी प्ले करते हैं, ये उनकी ड्यूटी भी लगाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं? आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और किस तरह के केसेस आपके पास आते रहे हैं वहाँ पर? मैं चाहूँगा ज़रा उसके हवाले से भी हमें कुछ बताएं ना। मैं आपको एक कहानी सुनाता जी हूँ। जी जी। मैं ब्रेकिंग थ्रू ट्रांजिशनल सर्विस में काम करता था ब्रिस्बेन में।
ये बात है 2012 से लेके 2018, 6 साल मैंने उसमें काम किया जहाँ नशे का इलाज होता था। जी। एक साइकोलॉजिस्ट था जो कि काउंसलिंग ग्रुप थेरेपी देता था और 1-to-1 थेरेपी देता था एडिक्शन के पेशेंट्स को। हम्म। हम्म। और उससे मैं रोज तकरीबन हफ्ते में 5 दफा मिलता था। हम्म। और 3-4 महीने गुजर गए, ये शुरू की बात है जब मैंने उधर स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट देना पेशेंट्स को। 4-5 महीने के बाद ऐसे ही एक दफा हम बैठे कॉफी पी रहे थे, हम्म। तो मैंने ऐसे ही सवाल पूछ लिया उससे। मैंने कहा यार ये बताओ कि तुम्हें एडिक्शन में क्यों इतना इंटरेस्ट आया, हम्म। तुम यहाँ ट्रीटमेंट देते हो। एक जस्ट जनरल सवाल मैंने से पूछ लिया, तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, मैं हम्म। हैरान रह गया। उसने मुझे कहा कि देखो मैं खुद नशे का पेशेंट था। आई सी। अच्छा, मैंने जो है ना चोरी करके अस्पतालों से नशा करना शुरू कर दिया। ओह। मुझे जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। ओहो। और जेल में रह के मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कितना गलत काम करता था। हम्म। फिर मैं जब जेल से निकला तो मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, हम्म। और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने ये ट्रीटमेंट देना शुरू किया पेशेंट्स को। हम्म। और अब मैं ना सिर्फ उनको ग्रुप थेरेपी और प्राइवेट थेरेपी देता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं समझता भी हूँ कि वो कितना सफ़र करते हैं, क्योंकि मैं सबसे गुजर चुका हूँ खुद। हम्म। हम्म। अच्छा, वो कहानी सुन के मुझे ये एहसास हुआ कि अगर शायद मैं किसी पाकिस्तानी से सवाल पूछता तो पहले तो वो शर्मिंदगी से ये बात ही नहीं बताता कि मैं जेल गया था, कि हम्म। मैंने चोरी की या मैं बिल्कुल सही। एडिक्शन का था। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। हम्म। मुझे फख्र महसूस हुआ, और ये मुझे उसको देख के ये नहीं हुआ कि यार ये जेल में से आया है या नेगेटिव सोच। मुझे फख्र हुआ कि एक बुरा इंसान जब अच्छा इंसान बन सकता है हम्म। और प्रोडक्टिव हो सकता है, कि सोसाइटी में रहते हुए वो उन लोगों के लिए काम कर रहा है और उस प्रॉब्लम के लिए काम कर रहा है जिससे वो खुद गुजरा है, गुजर हम्म। चुका है पहले। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। क्रिमिनल्स भी इंसान होते हैं बिल्कुल जो बिल्कुल। जेलों में बंद हैं, कोई बड़ी बड़े जुर्म में, कई छोटे जुर्म में। उनको उनको भी राइट है कि हम्म। वो उस जुर्म से कुछ सीखें, अपने अंदर बदलाव लाएं और सोसाइटी का हिस्सा बने। एक बिल्कुल। दफा लेबल लग जाने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए मुजरिम करार दे दिए जाएं और उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाए जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है। खैर, ये एक अलमिया है कि हम ये समझते हैं कि इंसान इंसान नहीं है और किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, हम खुद जज बन जाते हैं। हम्म। असल में जज तो अल्लाह है और उसके अलावा कोई जज नहीं है। बेशक जब बेशक, वेरी राइट। तो जब अल्लाह ताला माफ कर सकता है तो इंसान का तो कोई वही, हम तो किसी उसमें ही नहीं आते, नंबर में ही नहीं आते। हम्म। तो हम्म। तो हमारे मुल्क में भी ज़रूरी है कि हम ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करें। ये बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन के वो बीमार है या नफसियाती मरीज़ है, ये हम्म। पेशेंट जो क्रिमिनल थे और ये जेल से बाहर आए हैं, हम्म। हमें ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने की ज़रूरत है अगर हमें एक प्रोडक्टिव नेशन बनना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और ये अब ज़ाहिर है वहाँ तो इन चीज़ों पे बड़ा काम होता है ना, तो अक्सर ये पूछा जाता है, हम भी ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पे क्वालिफाइड जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है एक्सेस। अब एक ही डॉक्टर है, वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, तो क्या किया जाए, ज़रा ये भी तो बताएं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट यासिर। लेकिन देखिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। ये नहीं कि साइकियाट्रिस्ट फर्स्ट डे पे ही इजीली अवेलेबल होता है। हम्म। यहाँ पे ट्रियाज सिस्टम है। हम्म। अगर एक प्रॉब्लम के साथ नफ्सियात का पेशेंट जाता है हम्म। एक कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसको माइल्ड एंजाइटी है या एक साथ डिप्रेशन है, हम्म। लेकिन रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो लाइन पे लग के फिर शायद 3 या 4 हफ्ते बाद उसकी कोई ना कोई अपॉइंटमेंट उसको मिल जाएगी। हम्म। लेकिन अगर पेशेंट सुसाइडल है, हम्म। ये कि वो अपने आप को मार देगा या अपने आप खुदकुशी का रिस्क है या किसी और को मार देगा या बहुत ज़्यादा साइकोटिक है, जब एग्रेसिव हो रहा है या बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो उसको इमीडिएटली इलाज की सहूलत है। विद इन द फर्स्ट 6 to 8 आवर्स इमरजेंसी में रहते हुए एक साइकाट्रिस्ट आके उसे देखता है, उसे दवाइयाँ प्रोवाइड करता है और एज सुन एज जो बेड अवेलेबल होता है साइकाट्रिक यूनिट में, हम्म। उसको वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। बिल्कुल तो ठीक। वो बेस करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है हम्म। और रिस्क कितना ज़्यादा है और कितनी अर्जेंटली उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हम्म। हम्म।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बीमारियां बड़ी तेज़ी से अब उसमें भी नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। रोज़ाना हम स्टडी करते हैं, कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, फिर उसके ऊपर रिसर्च होती है। ये R&D के ऊपर कितना काम होता है वहाँ पे, ख़ास तौर पे इस शोबे के अंदर, कि नफ्सियात से जुड़े जो पहले मसाइल एग्जिस्ट नहीं करते थे, अब वो बहुत ज़्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो आपकी केस स्टडीज़ में क्या है, कौन कौन से ऐसे नई चीज़ें आपके सामने आई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी? ख़ासतौर पे जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, बच्चों के अंदर स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इस हवाले से, और क्या क्या अभी तक आपकी जो है वो स्टडी में चीज़ें आई हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी बात हो। एडिक्शन डेफिनेटली यहाँ पे भी एक मेन इशू है। हम्म। और यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है, हम्म। जो कंसंट्रेशन लेवल्स कम है, यहाँ पे भी ये बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। उसका भी मेन रीजन स्क्रीन टाइम ही है, राइट। अनफॉर्चुनेटली। जैसे पाकिस्तान में है कि वहाँ पर बच्चों को टाइम शायद इतने माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पे भी ये इश्यूज हैं कि माँ बाप दोनों को काम करना पड़ता है हम्म। और बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं कई दफ़ा, और जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। हम्म। एडिक्शन के मसाइल यहाँ पे भी कम नहीं है, हम्म। यहाँ पे भी ठीक ठाक है ऑस्ट्रेलिया में। और अल्कोहल हम्म। डेफिनेटली पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा मसला हम्म। है। मैं आइलैंड के बात भी करूंगा और ऑस्ट्रेलिया की भी, कि देखें वहाँ पे ओपनली पब खुले हुए हैं, लाइसेंस्ड अल्कोहल अवेलेबल है। शाम के बाद कई लोग जो हैं शराबें पीते हैं, और हम्म। कुछ लोग हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते। एक जो लिमिट है जिसके अंदर शराब पीनी चाहिए, उसके एक्सेस में पीते हैं, तो अल्कोहल अब्यूज बहुत कॉमन है। हम्म। यहाँ पे एक चीज़ और जो बहुत कॉमन होती हुए है और बढ़ती जा रही है, वो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हम्म। फीमेल वो अल्कोहल कंजम्पशन जो लेती हैं, ओह। उसकी वजह से और रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेगनेंसीज में होती हैं, जी। वो काफी बड़ा मसला है, हम्म। मैं समझता हूँ। तो ये चीजें, फिर रिसेशन जो है यहाँ पे भी आ रहा है, यूरोप में भी हम्म। आया है, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर, और फिर ये इसराइल और गाजा में जो कुछ हो रहा है, हम्म। ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान को इम्पेक्ट नहीं कर रही हैं, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी कर रही हैं, यूरोप को भी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है यहाँ पे भी। अभी मैं जब इधर आया हूँ, और अभी मैं कुछ अर्से पहले इधर आया था, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है प्रॉपर्टी प्राइजेस से लेके एक आम सब्जी फ्रूट के प्राइजेस में। तो यहाँ पे भी लोग इस अफेक्ट हो रहे हैं कि वो इजीली अफोर्ड वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो पहले कर पाते थे। डेफिनेटली वो मार्जिन नहीं है जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में तो खैर मसला काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे भी होती नज़र आ रही हैं थोड़ी। आई सी। तो ये चीज़ें वाकई अब सामने आना ज़्यादा शुरू हो गई है, और ये ड्यू टू रिसेशन जो कुछ हो रहा है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी मैं भी देख रहा था कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं, कुछ सवालात भी इस हवाले से आए। एक तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, और ख़ास तौर पे भी जो इन रिसेंट टाइम्स जो केस स्टडीज़ की हैं उसमें जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से सुसाइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। अब इसके लिए तो एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, सब कुछ होना है, सिस्टम में बेहतरी लानी है। बट ये कि ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो शुरू से इंसान के साथ चली आ रही हैं, और ख़ास तौर पे जैसे हम बात कर रहे थे एंजाइटी डिप्रेशन का जो शिकार होते हैं, वो ज़्यादा इसकी तरफ पे सुसाइड्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब ये टेंडेंसी जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है, कि जो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? कैसे यहाँ पे सेशंस को कंडक्ट किया जाए, अवेयरनेस के ऊपर कैसे काम किया जाए, क्योंकि तो अब बड़ा ज़रूरी हो चुका है ये। इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? लेकिन जो खाने पीने पे फंडिंग जा रही है ना, जो मैं अभी बात कर रहा था कि लोगों को खाना पीना फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है पाकिस्तान में, उसका चौथा हिस्सा भी अगर सिर्फ चौथा हिस्सा के 5वां हिस्सा भी 20% फंडिंग भी अगर सिर्फ सुसाइड प्रिवेंशन पे चले जाए पाकिस्तान में, तो बहुत सुसाइड प्रिवेंट किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा एक सेंटर पॉइंट हो, एक नंबर हो जहाँ पर गवर्नमेंट की फंडिंग हो या कहीं और से फंडिंग आ रही हो, कि अगर कोई सुसाइडल हो रहा है तो उस नंबर पे कांटेक्ट करे, तो काउंसलर दूसरी साइड पे बैठा हो, तो उससे बात करके उसको सपोर्ट दे के उसको कुछ हल बता के उससे बात करके सुसाइड को रोका जा सकता है। कई देखिए, सुसाइड सिर्फ सुसाइड नहीं होता, कोई ना कोई वजह होती है कि इंसान सुसाइड कर रहा होता है। यस। उसका उसके उसका जो मेन रूट कॉज है, वो या तो फाइनेंशियल है,
कि वो खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहा, बच्चों को खिला नहीं सक रहा, बीवी से प्रेशर आ रहा है, कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रेशर या सोशल प्रेशर है। जब वो काउंसलर से बात करेगा और उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजल्ट नजर आएगा, कहीं थोड़ी सी भी फंडिंग नजर आएगी, तो सुइसाइड रोका जा सकता है। बातों से भी रोका जा सकता है, थोड़ी सी फंडिंग प्रोवाइड करके भी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में लोग हैं जो चाहते हैं कि ये चीज रुके। वो अगर मुझे कोई कल कहता है कि देखो एक आदमी है जो सुइसाइड कर लेगा, अगर आप क्या 5,000 रुपए देना चाहेंगे, 10,000 रुपए कम से कम उसका सुइसाइड रुक जाए, तो क्यों मैं नहीं दूंगा। इस तरह हजारों लोग बैठे हैं पाकिस्तान में जो थोड़े बहुत पैसे अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज को रोकने के लिए। बात है कि किसी ना किसी को इस पे काम करने की जरूरत है। एक सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर हो, जिसपे एक नंबर हो, जिसपे कोई भी जो सुसाइडल पेशेंट है ऑल ओवर पाकिस्तान जो उसे कांटेक्ट कर सके और वहां से उसे हेल्प मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से सुसाइड प्रिवेंट किए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्टली डॉक्टर साहब, अब क्योंकि हमारे पास अब वक्त ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह जब आप स्टूडियोज़ में आएंगे तो फिर आपसे जो बहुत सारे और दीगर मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया और स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन किया। एनी टाइम यहाँ से, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू। और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है कि मैं जब बोलता हूँ जी, तो मुझे अच्छा फील होता है कि थैंक यू। कुछ लोग और शायद कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा जी, तो ये डॉक्टर शफीक यासिन साहब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से लाइन पर थे और बात हो रही थी नफ्सियात के मसाइल के हवाले से, और बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहे होते हैं मैं नोट कर रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट सिटिंग होगी तो इंशाल्लाह उसमें सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब आपसे इजाज़त हमें लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने